हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी सीजीएल के पर्सपेक्टिव में जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चंस अराउंड 15 हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में खास बात ये रहेगी कि यहाँ सिर्फ 4 ऑप्शंस दे करके और उनमें से सही ऑप्शन क्या है ये जानने के बजाय हम ये जानेंगे कम से कम समय में कि उसके पीछे क्या तर्क हैं और क्या रीजनिंग है उस ऑप्शन को चूज करने के लिए, और फर्दर ऑप्शंस की डिटेलिंग्स को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। इस ऑप्शन को बड़ी इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो एरिया है जहां पर ट्रॉपिकल आपकी रेन कंडीशंस अवेलेबल है। हम अच्छे से जानते हैं कि भारत में जो ज्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का एक ही स्टेट है, आसाम। तो माफी कीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक के लिए। आसाम जो है इसका सही आंसर होगा। बाकी रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की एरिया में नहीं आता है। कहीं पे छुटपुट उत्तराखंड के जंगल के जरूर एनवायरमेंट वैसा मिल सकता है, बट दैट इज नॉट कमिंग इनटू दैट कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द सेक्रेटरी टू द 16th फाइनेंस कमीशन। एंड आंसर आपको हाईलाइटेड किया हुआ है, ऋत्विक रंजन पांडे। बट 16th फाइनेंस कमीशन में ये सेक्रेटरी हैं यानी सचिव हैं। जो चेयरमैन हैं वो हैं मिस्टर अरविंद पनगड़िया। सो यहाँ पर दो आपको चीजें देखने को मिल रही है, एक चेयरमैन और एक सेक्रेटरी। तो थोड़ा सा 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में जान लेते हैं। फाइनेंस कमीशन एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स की एक बॉडी होती है। जनरली 5 साल के इंटरवल पे बनाई जाती है, मगर अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि इससे पहले हमें बनानी चाहिए तो वो बना भी सकते हैं इसको। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसके जो भी मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और ये 16th फाइनेंस कमीशन है जो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंतर्गत कंस्टिट्यूट की जाती है। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, यानी इसके पास थोड़ी सी जुडिशियल पावर्स भी होती हैं और होनी भी जरूरी है ताकि ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन आसानी से कर सके। अगर इससे सफिशिएंट एम्पल अमाउंट में पावर नहीं दी जाएगी तो ये उस तरीके से अपने जो भी सर्वेज हैं या जो भी जांच पड़ताल है, किसी से क्वेश्चन पुट अप करना, किसी को हाजिर होने का आदेश देना या छोटी मोटी पनिशमेंट भी ये दे सकता है, तो इसलिए इसको पावर देने की जरूरत थी। बाकी इसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। जनरली जो 4 मेंबर्स होते हैं उसमें एक जज एटलीस्ट ऑफ हाई कोर्ट, एक पर्सन जो कि स्पेशलाइज्ड होता है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, एक पर्सन जो कि स्पेशलाइज्ड होता है फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और एक व्यक्ति जो कि स्पेशलाइज्ड होता है इन इकोनॉमिक्स। ये 4 मेंबर्स और एक चेयरमैन जो कि इस समय अरविंद पनगड़िया जी हैं, इन्हें मिलाकर के बनता है आपका फाइनेंस कमीशन की बेसिक बॉडी। बाकी इसका काम क्या होता है, बेसिक बेसिक चीजें हम समझ सकते हैं। जो भी टैक्सेस आते हैं उसका स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे बंटवारा होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पेट्रोल से जो टैक्स आता है तो उसका स्टेट कितना हिस्सा लेगा और सेंटर कितना हिस्सा लेगा। दूसरा होता है ग्रांट इन एड, यानी कि सेंटर जो है ग्रांटेड एड स्टेट्स को देता है, किसको कितना देना होगा, क्या जरूरतें हैं उसकी उसकी रिसर्च करता है फाइनेंस कमीशन, रिकमेंड करता है और उस हिसाब से ग्रांटेड एड दिए जाते हैं। इसके अलावा स्टेट का भी आपस में यदि कोई टैक्स से संबंधित बंटवारे का मैटर होता है तो वो भी फाइनेंस कमीशन इफ रिक्वायर्ड रिकमेंड कर देता है, और प्रेसिडेंट भी किसी अदर मैटर के लिए भी फाइनेंस कमीशन को ऑर्डर दे सकते हैं कि आप इस पर भी अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप कि ये फाइनेंस कमीशन का कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आता है एसिड इज यूज्ड एज अ सोरिंग एजेंट, खट्टा करने के लिए, एडेड टू विनेगर एंड सॉसेस। सो बेसिकली एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में पाया जाता है हम उसको इजीली कैच कर सकते हैं। बाकी सिट्रिक एसिड सभी जानते हैं, सिट्रस फूड यानी संतरा हो गया या मौसमी हो गया, नींबू हो गया।
दो स्पेसिफिक हैं, एक फॉर्मिक एसिड, एक टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड आपके जो ग्रेप्स हो गए में पाए जाते हैं। फॉर्मिक एसिड आपका सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म होता है, जो कि चींटी में पाया जाता है और मधुमक्खियों में भी पाया जाता है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। Which British scientist is known for developing the principle of holography in 1947 to improve the resolution of electron microscope? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1947 से पहले जो फोटोज लेता था वो डीपली मतलब रिजोल्यूट तो कर लेता था, बट उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी। सो उस क्लैरिटी को डेवलप करने का काम किया था मिस्टर डेनिस गैबोर ने। थर्ड ऑप्शन है। सो बाकी के साइंटिस्ट का जो भी जो विज्ञान को के क्षेत्र में जो भी किए गए कार्य हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो में लेकर के आऊंगा, ताकि आप उनको आसानी से समझ सकें। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेनिस गैफोर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which initiative aims to empower rural leaders and entrepreneurs with system design skills under दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन? और इसका सही आंसर है मिलियन डिजाइनर्स एंड बिलियन ड्रीम्स। ये थोड़ा सा रटने वाला क्वेश्चन है, इसको आप एज इट इज समझ लो। बाकी अगर इसकी स्पेसिफिक चीज कोई जाननी हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। थाई पोंगल in its literal scene is the Thanksgiving festival for। जनरली इस तरीके के जो भी फेस्टिवल्स आते हैं उसका एक जनरल आइडिया आप लगा लीजिएगा कि हो ना कहीं हार्वेस्टिंग, फसल हार्वेस्टिंग से कनेक्टेड होंगे। या तो वो नई फसल की रोपाई के लिए या उसकी कटाई के लिए, किसी न किसी उपलक्ष्य में जो इस तरीके के छोटे मोटे फेस्टिवल्स हैं उनका एसएससी जो है उन पर फोकस करती है। तो उसका या तो रेन से कनेक्शन होता है या तो सन से कनेक्शन होता है। यहाँ पर हम सन के लिए इसको कनेक्ट करेंगे। सो इसका सही आंसर है कि सूर्य की थैंक्सगिविंग के लिए थाई पोंगल फेस्टिवल ये मनाया जाता है। Big landlords and warrior chiefs in the 7th century, उन्होंने अच्छी खासी वेल्थ पावर अर्जित की और उन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर किया? सो बेसिकली इससे पहले बिग लैंडलॉर्ड्स सामंत के नाम से जाने जाते हैं। तो जब उन्होंने अच्छा खासा धन और पावर अर्जित की, यहाँ तक कि कुछ राजाओं को चैलेंज करने तक की पावर अर्जित कर चुके थे, तो उन्होंने उनको सामंत से खुद को महासामंत डिक्लेयर कर दिया था। सो इट वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। Now the question arrives, tell the following port were developed as a satellite port. Which of the following port were developed as a satellite port to relieve the pressure at Mumbai port? मुंबई पोर्ट का लोड थोड़ा सा ईज करने के लिए कौन सा पोर्ट डेवलप किया गया था? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसका निकनेम नावा शेवा भी है। इंडिया के टोटल 55 से 60% जो कार्गो कंटेनर्स हैं वो इससे होकर के जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। बाकी जो आपके ये पोर्ट्स हैं इसके लिए मैंने एक मैप इसमें ऐड किया है। आप इससे थोड़ा अपना एक आइडिया लगा सकते हैं कौन कौन सा पोर्ट कहाँ पर है। और कई बार इसकी जो यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन में आ जाता है कि उनको वर्टिकली जो है नीचे की तरफ उसमें ऑप्शंस आते हैं कि वर्टिकली आप बताइए कि इनमें से कौन सी सीरीज सही है। सो आप देख सकते हैं कांडला आपका गुजरात में है, मुंबई मुंबई फिर जरा सा उससे थोड़ा सा नीचे कुछ किलोमीटर्स का फासला है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, फिर मर्मगांव, फिर न्यू मैंगलोर पोर्ट, फिर कोची। ये भी क्वेश्चन आता है कौन सा वेस्टर्न पोर्ट का हिस्सा है और कौन सा ईस्टर्न पोर्ट का हिस्सा है। तो हम देख सकते हैं ईस्ट में हमारे कोलकाता है, हल्दिया है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, एन्नोर, फिर चेन्नई, फिर तूतीकोरिन और अंडमान पोर्ट भी है हमारे पास एक। आगे बढ़ते हैं। Minorities shall have the right to establish and administer minority education is described in which article? चारों आर्टिकल जो ऑप्शंस में थी उनकी ब्रीफिंग्स दी जा चुकी हैं इसमें। आर्टिकल 25 को डिस्कस करें तो ये फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। आर्टिकल 25। 28 prohibits religious instruction in the institutions wholly funded by the state। अगर स्टेट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो बेसिक स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, यदि वो पूरी तरीके से स्टेट फंड कर रहा है तो वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन के। आर्टिकल 29
एनी ग्रुप विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैज द राइट टू कंजर्व इट। माइनॉरिटी से रिलेटेड है ये, जिसमें कि यदि किसी के पास डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उसकी स्क्रिप्ट है या कल्चर है, तो वो उसको कंजर्व करने का उसको अधिकार होगा। दूसरा, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन टू स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस। स्टेट ने जिस भी इंस्टीट्यूशन को फंड किया है वहां पर रेस, रिलीजन, कास्ट या लैंग्वेज के आधार पर आप मना नहीं कर सकते उनके एडमिशन को। फिर आता आर्टिकल 30। ये भी माइनॉरिटीज के बेस पर है, और माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर educational institutions of their choice।